तो लीजिए सुनिए आदर्श हिंदू होटल का 18वां अध्याय। लेखक विभूति भूषण बंदोपाध्याय। दूसरे दिन सवेरे ही हजारी नया पाड़ा के लिए रवाना हो गया। चाकदह स्टेशन तक बेशक रेल से आया, बाकी रास्ता पैदल ही चला। उसी तरह बड़े बड़े इमली के और दूसरे पेड़ों के जंगल में दिन रहते इस रास्ते में अंधेरा बना रहता है। हजारी को याद आया कि उस बार जब वह इस रास्ते से गुजरा था तब तुरंत ही उसकी रानाघाट होटल वाली नौकरी छूटी थी। पास में पैसे नहीं थे। पैदल चलकर वह इसी रास्ते से नौकरी ढूंढने गया था। और आज बहुत फर्क हो गया है। इस समय वह रानाघाट बाजार के 2 बड़े होटलों का मालिक है। उसके नीचे 10-12 आदमी काम करते हैं। जिस लड़की के चलते आज उसकी ऐसी उन्नति हुई, उसका एक बूंद बदला चुकाना भी उसके लिए संभव नहीं। अतसी बेटी तो बड़े आदमी की बेटी है। इसके अलावा उसका ब्याह हो चुका है। हजारी उसको क्या दे सकता है, लेकिन उसके बदले जो 2-1 भोली भाली गरीब लड़कियां उसके संपर्क में आई हैं, वह उनका भला करने की कोशिश कर सकता है। नया पाड़ा की ग्वाला बहू उन्हीं में से एक है। नया पाड़ा पहुंचते ही लगभग 9 बज गए। अचानक गांव के अंदर ना जाकर हजारी रास्ते के किनारे इमली के पेड़ के नीचे खड़ी किसी बैलगाड़ी पर जा बैठा। सारे बदन से पसीना, घुटनों तक भरी धूल। सोचा थोड़ा सुस्ताकर पसीना मर जाने के सामने के गड्ढे में पांव धोकर पैरों में जूता पहनकर भले आदमी की तरह गांव में जाना ही ठीक है। अधेड़ उम्र का एक राही या शोहर की ओर से आ रहा था। हजारी को देखकर पास आकर उसने पूछा, दिया सिलाई है? बैठिए। आप लोग? ब्राह्मण। प्रणाम करता हूँ, जरा पाँव की धूल दीजिए ठाकुर जी। आदमी का नाम है कृष्णलाल, जाति का शंखारी, पूर्व बंगाल का रहने वाला। बातचीत में पूर्व बंगाल की बोली खासा प्रभाव है। बनगांव में इच्छामती के किनारे उन लोगों की शंख लदी एक बड़ी नाव लंगर डाली हुई है। कृष्णलाल पैदल चलकर इस ओर के गांव और खरीदारों का अंदाज लगाने के लिए बाहर निकला है। काम का आदमी ज्यादा देर बैठता नहीं। एक बीड़ी सुलगाकर खत्म होने के पहले ही कृष्णलाल ने उठना चाहा। बातचीत में उलझकर हजारी ने उसे बैठाए रखा। जो आदमी बनगांव से 17 मील पैदल चलकर रोजगार की जांच के लिए बाहर निकला है, हजारी को उस पर असीम श्रद्धा हुई। रोजगार कैसे किया जाता है, इसे यह आदमी जानता है। हजारी ने पूछा, गांजा वांजा चलता है? मेरे पास है। कृष्णलाल हंसकर बोला, ठाकुर जी अगर दया करके प्रसाद दें तो सौभाग्य की बात है। तब बैठो, एक चिल्लम तैयार करता। यह नहीं कि हजारी बहुत गांजा पीता है, लेकिन सही साथ संग मिल जाने पर एक आध चिल्लम पी लेता है। आजकल रानाघाट में गांजा पीने की सुविधा नहीं है। होटल के सब लोग उसका आदर करते हैं। इसके अलावा नरेन है। इन्हीं सब की वजह से होटल में धंधा नहीं चलता। घर पर तो बिल्कुल नहीं, वहाँ टैंपी है। इसके अलावा जिस के साथ भी गांजा पीना ठीक नहीं, उससे मान नहीं रहता। आज मन माफिक साथी पाकर हजारी ने खुशी खुशी अच्छी तरह से चिल्लम तैयार की। भले मानसी के नाते हजारी ज्यों ही चिल्लम कृष्णलाल के हाथ में देने लगा, उसने दांतों से जीभ काटकर हाथ जोड़कर कहा, बाप रे बाप, आप लोग देवता हैं, पहले प्रसाद कर दीजिए। बातों ही बातों में हजारी ने अपना परिचय दिया। कृष्णलाल खुश हुआ। वह ऐसे वैसे लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। अपनी ही कोशिश से रानाघाट के बाजार में 2-2 होटलों का मालिक हजारी है। उसके साथ तो बेशक गांजा पिया जा सकता है। हजारी ने कहा, तुम तो रानाघाट जाओगे, हमारे ही होटल में ठहरना। रेल बाजार में मेरा नाम लेने से ही सब लोग बतला देंगे, लेकिन पैसा मत देना, मैं पुर्जा लिखिए देता हूँ। तुम्हारे साथ मेरी बात हो चुकी। कृष्णलाल ने फिर हाथ जोड़कर कहा, जी इसके लिए माफ करना पड़ेगा मालिक। ठहरूंगा आप ही के होटल में, लेकिन बिना पैसा दिए खाना नहीं खा सकूंगा। रोजगार का यह कायदा नहीं। वाजिब ले वाजिब दे। ऐसा ना होने पर रोजगार नहीं चलता। यह हुक्म ना कीजिएगा ठाकुर जी। अच्छा, तब जैसा ठीक समझो। कृष्णलाल एक बार फिर पाँव की धूल लेकर प्रणाम करके चला गया। गांव में जाकर हजारी ने श्रीचरण घोष का घर ढूंढ निकाला। श्रीचरण घोष घर पर ही था। हजारी को देखकर तुरंत पहचान गया। इन सब जगहों में भूले भटके ही लोग आते हैं, इसी से लोगों के चेहरे बहुत दिनों तक याद रहते हैं। खबर पाकर बहू दौड़ी आई। गले में आंचल डालकर प्रणाम करके बोली, ताऊ जी आपने तो कहा था 2 महीने के अंदर आएंगे, अब तो ढाई बरस हो रहे हैं। इतने दिनों बाद बेटी की याद आई है? याद तो आई बेटी, सावित्री समान हो, अच्छी तरह से तो हो। हाँ, एक तरह से ठीक ही है। कुसुम दीदी से मुलाकात हुई? वह अच्छी तरह से? हाँ अच्छी है। मेरे बारे में उससे कहा था? हजारी मुश्किल में पड़ा। उस बार उसके यहाँ से जाने के बाद उसने बहुत दिनों तक गोपाल नगर में नौकरी की। उसके बाद कितने ही दिन रानाघाट जाकर कुसुम से मुलाकात हुई। इसकी बात तब क्या उसे याद थी?
अरे ठीक से याद नहीं बेटा, कहा था कि नहीं, तरह तरह के कामों में तो फंसा रहता हूँ, हर वक्त हर बात याद नहीं रहती। बूढ़ा भी तो हो गया बेटी। हाँ, बूढ़े नहीं तो क्या हो गए, मेरे फूफा जी से तो आप कितने ही छोटे हैं। अरे किससे, गंगाधर से? हाँ, गंगाधर तो मुझसे कम से कम 16-17 साल बड़ा है। बैठिए ताऊ जी, मैं आपके हाथ पांव धोने के लिए पानी लाऊं। श्रीचरण घोष तंबाकू सजा लाया और हजारी के हाथ में देकर बोला, आप तो दादा ठाकुर बहू माँ बाप के गांव के आदमी हैं। उस बार आपके चले जाने पर हम लोगों को सब मालूम हुआ। बहू माँ ने सब परिचय दिया। हजारी ने कहा कि वह बहू के बाप का गांव का नहीं, बल्कि उसकी बुआ की ससुराल के गांव का आदमी है, और बहू के बाप के घर वालों से उसकी बहुत दिनों तक की जान पहचान है। श्रीचरण ने कहा, दादा ठाकुर, हम लोग छोटी जाति के हैं, कहने की तो हिम्मत नहीं होती, लेकिन इस बार जब आपने पैरों की धूल दी है तो 2-4 दिन यहाँ रुक क्यों ना जाइए। बहू माँ की बड़ी इच्छा है कि आप 2 दिन यहाँ ठहरिए, मुझे कहने को कहा है आपसे। हजारी यहाँ रिश्तेदारी का न्योता खाने नहीं आया, यहाँ तक कि आज शाम को ही यहाँ से रवाना हो जाना अच्छा है। 2 बड़े होटलों का काम है, उसके ना रहने से सब गड़बड़ हो जाएगा। नरेन चाहे जितना भी हो काम समझ गया, पर है तो अभी बच्चा, उस पर 2 होटलों की नकदी की जिम्मेदारी डाल देना ठीक नहीं। भोजन बनाते समय बहू ने भी ठीक वही बात की कि इस बार 2 दिन रुकना पड़ेगा। जाने की ऐसी हड़बड़ी क्या है? उस बार ठीक से सेवा या ना कर सकने का उन लोगों के मन में दुख है, इस बार वह ऐसा नहीं होने देगी। हजारी ने हंसकर कहा, बेटा, उस बार 2 दिन रुक जाने में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन इस बार इच्छा होने पर भी वैसा नहीं कर सकता। हजारी की बात के भाव से बहू अवाक होकर उसका मुंह देखती हुई बोली, क्यों ताऊ जी, इस बार क्यों ना रुक सकेंगे, क्या हुआ? याद है उस बार मैंने कहा था मेरे पास नौकरी नहीं, इस बार नौकरी मिल गई है तो मैं समझ गई, अच्छा तो है, भगवान ने अच्छा किया। कहाँ ताऊ जी? गोपाल नगर में। ओ, तो इसलिए आप इस रास्ते से पैदल जा रहे थे? ठीक समझा, मेरी बेटी को बहुत अकल है। बहू शर्मीली हंसी हंसकर बोली, इसमें भला बुद्धि की क्या बात है ताऊ जी? अच्छा, तुम हंसिया देखकर काटो, जरा उंगलियां कट जाएंगी। अब झींगा मछलियों को धो डालो। गोपाल नगर में कहाँ नौकरी की ताऊ जी? कुंडुओं के यहाँ। वे लोग शायद बहुत बड़े आदमी हैं। बेशक नहीं तो देहात में कोई रसोईया रखता है, बहुत बड़े आदमी हैं। उन लोगों के यहाँ पूजा होती है ताऊ जी? खूब धूमधाम से होती है, बहुत बड़ी मूर्ति बनती है। यात्रा, सत्यनारायण और शनि की कथा। इस बार पूजा के समय आप मुझे ले जाकर दिखा लाएंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। हमारे यहाँ बैलगाड़ी है, उसी पर दोनों बाप बेटी चले जाएंगे, देख सुनकर अगले दिन लौट आऊंगी। क्यों? ठीक तो है, लेकिन ले जरूर जाइएगा, बात पक्की रही। मैं कभी नहीं गई ताऊ जी, बाप के घर का गांव और ससुराल का गांव, बस मेरा बड़ा मन होता है कि कहीं जाकर देखूं सुनूं, लेकिन मुझे ले जाता कौन, ले जाता है? हजारी के मन में बड़ी ही तकलीफ हुई। इस लड़की को एक बार शहर बाजार दिखलाना ही होगा। उसने समझाकर उसे जो हो सकेगा वह जरूर करेगा, बात पक्की रही। एक बार तंबाकू पीकर उससे कहा, बेटी, उन रुपयों की बात तुम्हें याद है? हाँ ताऊ जी, आपको रुपयों की जरूरत है? कितना दे सकोगी? उस समय तो 80 रुपये थे, इन 2 बरसों में 21 रुपये और हो गए हैं। कैसे हुए बेटी? बेटी ने अपना शर्माया हुआ चेहरा झुकाकर कहा, आपके दामाद अच्छे आदमी हैं। पिछले साल तंबाकू की खेती में 2 पैसों का मुनाफा कमाया था, उसमें से 20 रुपये मुझे देकर कहा, छोटी बहू रख लो, ये रुपये तुम्हारे हैं। ठीक है, वे सारे रुपये मुझे दे दो, ले जाइए, मैंने तो उस बार भी कहा ही था। अच्छे मन से दे रही हो ना? बहू ने जीभ काट कर कहा, ऐसी बात ना कहिए ताऊ जी, आप मेरे बाप की उम्र के ब्राह्मण देवता हैं। 2 कानी कौड़ियाँ आपके हाथों में देकर मैं अविश्वास करूं? ऐसी मति भगवान मुझे कभी ना दे। लड़की के सरल विश्वास से हजारी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, ठीक है, दे देना। सूद कितना लोगी? जो आप दे देंगे, हमारे गांव में रुपए पर 2 पैसे का रेट है, मैं वही तुमको दूंगा। हजारी खाने बैठा तो सिर्फ यही सोचता रहा कि कुल 100 रुपये के मूलधन पर वह इस लड़की को मुनाफे का ज़्यादा तो नहीं दे सकेगा। वह उसे हिस्सेदार तो जरूर बना लेगा, लेकिन 100 रुपये पर साल में मुनाफे का कितना हिस्सा उसे मिलेगा? हजारी की इच्छा हुई कि वह उसे कुछ और ज़्यादा दे। रेलवे होटल के हिस्से में तो और किसी का नाम देने का कोई उपाय नहीं तो बाजार के होटल से वहाँ की आमदनी ज़्यादा होती। खाने के बाद थोड़ी देर आराम करके हजारी रवाना हुए। जाने से पहले बहू ने हजारी को 100 रुपये दे दिए। राना घाट से ही हजारी टिकट लगाकर एक हैंड नोट लेता आया था, उस पर रुपयों की तादाद लिखकर उसने दस्तखत कर दिए। हजारी को लड़की के लिए बड़ी ममता हुई। जाने के समय उसने बार बार कहा, याद रखना बेटी, इस बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हें शहर घुमा लाऊंगा। गोपाल नगर? हाँ, जहाँ तुम कहो।
अब कब आएंगे? देखो, हो सकता है इस बार ज्यादा देर ना हो। यहाँ से बेले बाजार नजदीकी है, 2 कोस के अंदर। हजारी की बड़ी इच्छा हुई कि उस बार बेल बाजार में उसने जिस मोदी दुकान में आश्रय लिया था उससे एक बार भेंट करे। चांदनी रात है, रात के आखिरी पहर में भी अगर बेल बाजार से चलेगा तो 8-9 बजे तक रानाघाट पहुंच जाएगा। बेल बाजार के मोदी ने हजारी को देखकर पहचान लिया, आदर के साथ उसके ठहरने की जगह बना दी। तंबाकू बनाकर ब्राह्मणों के हुक्का का पानी बदलकर हुक्का उसके हाथ में देता हुआ बोला, पीजिए ठाकुर जी। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? उस बार तो आप नौकरी की तलाश में निकले थे। हाँ, उस बार नौकरी मुझे मिल भी गई थी, गोपाल नगर में कुंडू बाबू के यहाँ। ओह, तब तो ठीक है, ठीक है। गोपाल नगर के कुंडू बाबू इस इलाके के नामी आदमी हैं। सुना है आदमी भी बड़े अच्छे हैं। कितनी तनख्वाह देते हैं ठाकुर जी? देते थे 10 रुपये और खाना कपड़ा। छुट्टी लेकर घर जा रहे हैं शायद। अभी गोपाल नगर ही जाएंगे ना? नहीं, अब मैं वहाँ नहीं हूँ। मोदी दुखी होकर बोला, आह, अब वह नौकरी नहीं है तो अब? हजारी ने अपने होटल की सारी कहानी शुरू से आखिर तक सुना दी। दुकानदार पक्का रोजगारी है, इससे यह बात कहने में सुख जानता है। यह जानता है कि रोजगार किसको कहते हैं। रात के 8:30 बज गए। हजारी की बातें सुनकर मोदी उसे दूसरे ही नजर से देखने लगा। उसने आदर के साथ कहा, ठाकुर जी, रात हो गई है, मैं रसोई का इंतजाम किए देता हूँ, लेकिन एक बात है, मेरे दुकान की चीजों के लिए आप एक भी पैसा नहीं दे पाएंगे। ये कैसी बात है? नहीं ठाकुर जी, अब तो आप राह चलते ग्राहक नहीं, मेरी ही तरह रोजगारी हैं, मेरे मित्र हैं। आपने दया करके मेरी दुकान पर पैरों की धूल दी। मुझसे जो हो सकेगा वह विदुर के 2 दाने आप खा जाइए, फिर जब रानाघाट में आपके होटल में खाऊंगा आप मुझे खिलाइएगा। हजारी जानता है कि इस इलाके का यही तौर तरीका है। रोजगारी लोगों में में काफी सहानुभूति और आदर इन देहाती इलाकों में अब भी बना हुआ है। रानाघाट जैसी शहरी जगहों में होड़ की आबो हवा ये चीज खत्म हो गई है। रात में दुकानदार ने खाने पीने का अच्छा इंतजाम किया। घी मैदा ले आया, पूरियां तलकर खानी होगी। हजारी का कोई हील बहाना नहीं चला। जाने कहां से एक रोहू मछली भी ले आया, ताजा परवल, बैगन, लगभग 8 सेर गाढ़ा दूध, बेल बाजार का बढ़िया संदेश। हजारी बेहद शर्मिंदा और संकुचित हो गया। ऐसा जानता तो वह यहाँ आता ही नहीं। बेमतलब बेचारे को सजा देना, और अगर यह बात उससे कही जाए तो बड़ा दुखी होगा। इस तरह की स्वार्थ रहित अतिथि सेवा शहर बाजार में हजारी की नजरों में तो नहीं पड़ी। इन सारे देहाती इलाकों में अब भी यह बना हुआ है। हो सकता है 2-10 वर्षों में यहाँ भी ना रहे। दूसरे दिन सवेरे हजारी ने दुकानदार से विदा जरूर ली, लेकिन रानाघाट न आकर पांव प्यादे गोपाल नगर की ओर चल पड़ा, अपने पुराने मालिक के यहाँ। वहां उसके कपड़ों की एक पोटली आज भी पड़ी हुई है। ले आऊं करके भी नहीं ले आना हो सका। रास्ते में दिन चढ़ाया। रास्ते के किनारे वन जंगलों में घिरे एक छोटे तालाब को देखकर हजारी को याद आया कि इसी के पास वह श्रीनगर शिमला गांव है। हजारी गांव के अंदर गया। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि उस बार उसने जिनके घर आश्रय लिया था उन भले मानस से मिलकर तब आगे बढ़े। बहुत दिनों बाद इस रास्ते से आया है तो उनकी खोज खबर लेना जरूरी है। बिहारी बाड़ूजे घर पर ही थे। इन 2 वर्षों में उनका चेहरा मलेरिया से और भी जर्जर हो गया। माथे के सारे केश सफेद हो गए, सामने के 1-2 दांत भी गिर गए। हजारी को देखकर बाड़ूजे महाशय ने पहचान लिया। देहाती अतिथि सत्कार में कोई कसर नहीं रखते। तुरंत ही हाथ पांव धोने के लिए पानी मंगवा दिया, और वह बात भी हजारी को जता दी कि कम से कम इस वक्त रुककर भोजन किए बिना उसके जाने का कोई उपाय नहीं। घर के सामने वाले नारियल के पेड़ से डाब तोड़ने के लिए उसी वक्त पेड़ पर चढ़ने के लिए एक आदमी का भी बंदोबस्त कर दिया। गांव में पहले ही ज्यादा आदमी नहीं थे और इन 2 वर्षों में गांव जैसे और जनशून्य हो गया। हजारी को याद आया, बाड़ूजे महर्षि के घर के उत्तर वाले बांस वन के पार उस बार एक घर गृहस्थ था। इस बार वहां भी सूना खंडर पड़ा हुआ है। बिहारी बाड़ूजी ने कहा, कौन? वह दुलाल ना? नहीं, उनमें से अब कोई नहीं। दुलाल और उसका भाई नेपाल एक ही कार्तिक के महीने में मरे। दुलाल की बहू बाल बच्चों का हाथ पकड़कर बाप के घर चली गई। नेपाल ने तो शादी ही नहीं की थी। इसी से मकान गिर पड़कर पड़ती पड़ गया, और सारे गांव की ही यही हालत है। तो आपने तो आने को कहा था, आइए ना, इसी दुलाल के खंडर पर घर बनाइए, या चले आइए, रास्ते के किनारे वाली यह जमीन मैं आपको दिए देता हूँ। इस समय हमारे गांव में आदमियों की जरूरत है। आप आइए, मैं आपको धान की खूब अच्छी जमीन दूंगा और आम कटहल का बागीचा। कितना चाहते हैं? पूरब टोले में आम कटहल के बड़े बड़े बागीचों का जंगल पड़ा हुआ है। लोग नहीं है भाई, आम कटहल के बगीचे का भोग कौन करे? आप आइए,
मैं आपको 4 बड़े-बड़े बगीचे दिए देता हूँ। हमारे गाँव की तरह खाने-पीने की चीज़ें का सुख और कहीं नहीं पाइएगा और इतना सस्ता। दूध कहिए, फल-मूल कहिए, मछली कहिए, सब सस्ता है। हजारी ने सोचा चीज़ें सस्ती तो होंगी ही, खरीदने वाला आदमी कहाँ है? उसके मन में एक बात उठी कि उसने बिहारी बाबू से पूछा, गाँव में आदमी नहीं है तो सरसामान कौन तैयार करता है? यहाँ तरी तरकारी दूध। बाडूजे महाशय ने कहा, आप बात नहीं समझे। भले आदमी मरे बिलाए जा रहे हैं, लेकिन खेतीहर मजदूरों की बढ़ती हो रही है। शिमला गांव के बाहर मैदान में आप खेतीहर काउरी और बुनो लोगों को एक के 100 घर देख पाएंगे। उन लोगों के लिए मलेरिया नहीं है। जितने रोग दोष हैं सब क्या भले आदमियों के लिए ही हैं? एक ही बार में रोग ने टोले के टोले उजाड़ कर रख दिए। बिहारी बाड़ूजे के 4 लड़के हैं। कई साल हुए उन्होंने बड़े लड़के की शादी की। उस लड़के की तंदुरुस्ती इतनी खराब है कि हजारी को लगा अगर यह लड़का गांव में इसी तरह 2-3 साल बन रहा तो बाडूजे मनुष्य की पुत्र वधु के को मांग के सिंदूर और हाथ की चूड़ी की ममता छोड़नी पड़ेगी। लेकिन उस लड़के के लिए घर छोड़कर कहीं जाने का कोई उपाय नहीं। जगह जमीन खेती बाड़ी का सारा काम उसे ही देखना होता है। बूढ़े बाडूजे महाशय तो एक तरह से अपाहिज ही हो गए हैं। सिर्फ बड़े लड़के का ही भरोसा है। इसके अलावा लड़का कुछ ऐसा लिखना पढ़ना भी नहीं जानता कि बाहर जाकर कमा धमा सके। उसकी विद्या की दौड़ गांव की उच्च प्राथमिक पाठशाला तक ही है। सिर्फ उसी का क्यों, और लड़के बच्चों का भी यही हाल है। फिर भी हजारी ने कहा, बाडूजे महाशय एक बात कहूँ, अगर आप ख्याल ना करें, आपके एक लड़के को मैं राना घाट ले जाकर होटल के काम में लगा दे सकता हूँ। धीरे धीरे वह खासी उन्नति कर सकता है। बिहारी बाबू ने कहा, होटल में भात बेचना नहीं, माफ कीजिएगा, हम लोगों से सब ना होगा। हमारे वंश में यह सब कभी नहीं हुआ। वह काम हम लोगों का नहीं है। और कुछ कहने का साहस हजारी को नहीं हुआ। श्रीनगर शिमला से बाहर जाकर जब वह फिर बड़े रास्ते पर पहुंचा तब पहले की तरह ही उसकी जान में जान आई। ऐसा निरुपद्रव निश्चिंत सुख मौत में शामिल है। यह सुख उससे सहा न जाएगा। गोपाल नगर पहुंचते पहुंचते 5 बज गए। गोपाल नगर में कुंडुओं के यहाँ पहुंचते ही हजारी की बड़ी खातिरदारी हुई। कुंडुओं के बड़े मालिक ने खुश होकर कहा, अरे ये तो हजारी ठाकुर हैं, कहाँ थे इतने दिनों तक? आइए आइए। घर की औरतें भी खुश हुई। हजारी ठाकुर के रांधने के बारे में वे आज भी आपस में बातें करती हैं। आदमी गुनी है, इस बारे में घर के लोगों में मतभेद नहीं। ये लोग हजारी के पुराने मालिक हैं, इसलिए उसने भी उन लोगों को वाजिब इज्जत देने में कुछ उठा नहीं रखा। बड़े बाबू की स्त्री ने कहा, ठाकुर जी, आप तो 2 दिन की छुट्टी लेकर गए और 2 बरस तक आपका कुछ पता नहीं चला। मामला क्या? तनख्वाह बाकी थी, वह भी नहीं लेके गए। क्या हो गया था? ये लोग ब्राह्मण का बहुत आदर करते हैं। रसोईया ब्राह्मण के लिए भी उस आदर को प्रकट करने में कृपणता नहीं करते। उस बार मजले मालिक की बेटी निर्मला का विवाह हुआ था। वह ससुराल में थी, तभी हजारी ने वहां की नौकरी छोड़ दी थी। आजकल निर्मला यहाँ आई हुई थी। उसने हजारी के पैरों की धूल लेकर प्रणाम करके कहा, आप तो खूब हैं, ससुराल में आकर मैंने देखा आपका पता ही नहीं। उन्होंने विवाह के दूसरे ही दिन आपके हाथ का खाना खाया था। उन्होंने मुझसे कहा, तुम लोगों के ठाकुर बड़े अच्छे हैं, एक दिन और उनके हाथ का खाना खाए बिना नहीं बनेगा। ओ माँ, आकर देखती हूँ कि कहाँ कौन है। कहाँ थे अब तक? उसी तरह के मांस बनाइए तो एक दिन। अब तो हम लोगों के यहाँ रहिएगा ना। इन लोगों से असली बात कहने में हजारी को तकलीफ मालूम हुई, फिर भी उसने कहा, उसे कहना ही पड़ा। उसने निर्मला से कहा, बेटी मैं तुमको मांस बनाकर खिला जाऊंगा। 2 दिन तुम्हारे यहाँ रहकर सभी को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगा, तब जाऊंगा। सारी बातें सुनकर मालिक बहुत खुश हुए। बोले, राना घाट के प्लेटफार्म का वह नया होटल आपका है? अच्छा अच्छा, हम लोग रोजगारी आदमी हैं ठाकुर जी। हम इतना ही जानते हैं कि नौकरी करके कभी कोई उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति है रोजगार में, फिर वह चाहे जो रोजगार हो। आप अच्छा खाना बनाते हैं, होटल का रोजगार ही आपके लिए ठीक रोजगार है। जिसे जो समझता है या जानता है, आपकी खूब उन्नति होगी। चलते समय उन लोगों ने हजारी को 1 जोड़ा धोती और चादर दी और उसकी जो तनख्वाह बाकी थी वह भी दे दी। हजारी तनख्वाह लेने नहीं आया था, लेकिन ऐसा कहने में उसे शोभा नहीं देता। आदर के साथ हाथ फैलाकर उसने रुपए और कपड़े ले लिए और गोपाल नगर से विदा ली। राना घाट स्टेशन पर उतरते ही नरेन से मुलाकात हुई। उसने पूछा, कहाँ गए थे मामा बाबू? सारे घर के लोग चिंता से परेशान है। कल रेलवे इंस्पेक्टर आया था, हम लोगों का होटल देखकर बहुत खुश होकर गया। स्टेशन की रिपोर्ट बुक में उसने बहुत तारीफ लिखी है। टेम्पी अच्छी? हाँ, कल हम सब लोग टॉकी देखने गए थे मामा जी, मामी, मैं और आशा लता। मामी जी टॉकी देखकर खूब खुश हुई। टेम्पी की बात उसने मामी के मत्थे डालकर चला दिया।
एक और बात है मामा जी। क्या? कल आपके घर पर आकर पद्महरी बहुत देर तक मामी जी से बात करके गई और कुसुम दीदी ने एक बार आपको मिलने के लिए कहा है। कल वे भी आई थी।